मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, MSG गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर। नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स पार्ट सेकंड, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जैसा कि हमने कार्बोहाइड्रेट का जनरल इंट्रोडक्शन अध्ययन किया पार्ट 1 में, कार्बोहाइड्रेट या तो स्वयं पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक यानी कि एल्डिहाइड अथवा कीटोन होते हैं, अथवा वे जल अपघटन करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट को उनके टेस्ट के आधार पर मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। यानी कि शर्करा और अशर्करा या बहुशर्करा, यानी कि शुगर्स और नॉन शुगर्स और पॉलीसैकेराइड्स। शर्करा यानी कि शुगर्स ये सफ़ेद क्रिस्टलीय, पानी में घुलनशील व स्वाद में मीठे होते हैं। इन्हें मुख्य रूप से निम्न भागों में बांटा गया है, जैसा कि हम यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं। मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। और मुख्य रूप से इसमें जो होते हैं 2 मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स की बात करें, इन्हें सरल शर्करा भी कहते हैं और इनका जल अपघटन नहीं होता, और ये पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक होते हैं और इनके नाम के अंत में ओस आता है। यदि मोनोसैकेराइड में एल्डिहाइड समूह उपस्थित है तो उसे एल्डोस, और यदि कीटोनिक समूह है तो उसे कीटोस कहेंगे। अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या को ग्रीक पूर्वलग्न देकर प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरणार्थ 6 कार्बन परमाणु वाले एल्डोस को एल्डोहेक्सोस व 5 कार्बन परमाणु वाले कीटोस को कीटोपेंटोस कहेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जैसे मोनोसैकेराइड्स में 1 शुगर मॉलिक्यूल, डाइसैकेराइड्स में 2 शुगर मॉलिक्यूल रहता है, ओलिगोसैकेराइड में 2 to 10 शुगर मॉलिक्यूल रहते हैं और पॉलीसैकेराइड्स में 10 और मोर शुगर रहते हैं। फिर इनका आगे क्लासिफिकेशन होता है, जैसे यहाँ हम फिगर में देख पा रहे हैं। मोनोसैकेराइड ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में है। डाइसैकेराइड्स सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज में है। ओलिगोसैकेराइड्स रैपनोज और सैकेरोज में, और पॉलीसैकेराइड स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज में विभाजित रहते हैं। जैसे द सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड सिंगल शुगर्स, जैसे यहाँ स्ट्रक्चर हम देख पा रहे हैं मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स की, कि किस तरह इनकी यूनिट्स आपस में रहती है। तो जैसे मोनोसैकेराइड में सिंगल यूनिट है, डाइसैकेराइड में 2 यूनिट है, और पॉलीसैकेराइड में इस तरह और ज़्यादा लंबी चेन स्ट्रक्चर जुड़ जाती है। तो ये हम चेन के आधार पर या रिंग के आधार पर इनको आसानी से समझ पाते हैं।
अभी जैसे मोनोसैकेराइड की बात की हमने कि ये इनको सरल शर्करा भी कहते हैं, इनका जल अपघटन नहीं होता और ये पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक होते हैं। इनके अंत में ऊस OSC शब्द आता है। अगर एल्डिहाइड है तो एल्डोस, कीटोनिक समूह है तो कीटोस, और उनकी जो परमाणु की संख्या है उनको हम पूर्व विलयन लगा के प्रदर्शित करते हैं। 6 कार्बन परमाणु होने पर एल्डोहेक्सोस और 5 कार्बन परमाणु होने पर कीटोपेंटोस कहते हैं। ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड विच आर सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट रहते हैं। जनरल फॉर्मूला हम यहाँ देख ही पा रहे हैं, CnH2nOn। They are classified according to the number of carbon atoms they contain and also on the basis of the functional group present. The monosaccharides thus with 3, 4, 5, 6, 7 carbons are called triogens, tetrogens, pentogens, hexogens, heptogens, etc. एग्जाम्पल हम देख पा रहे हैं कि इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इरिथ्रोलोज, राइबोलोज आदि इसके एग्जाम्पल होते हैं। ओलिगोसैकेराइड, ये जल अपघटन करने पर 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड दे सकते हैं। ग्रीक भाषा में ओलिगो का अर्थ है फ्यू यानी कुछ, अर्थात इन यौगिकों में मोनोसैकेराइड इकाइयों की संख्या निश्चित होती है। उस निश्चित संख्या के आधार पर इन यौगिकों का वर्गीकरण कई समूहों में हो सकता है। जैसे 2 सैकेराइड इकाइयों वाले यौगिक को डाइसैकेराइड कहते हैं। उदाहरण के तौर पर सुक्रोज ग्लूकोज व फ्रक्टोज का डाइसैकेराइड है तो लैक्टोज ग्लूकोज व गैलेक्टोज का डाइसैकेराइड है। इसी प्रकार 3 सैकेराइड इकाइयों वाले यौगिकों को ट्राइसैकेराइड कहते हैं। उदाहरण के तौर पर रैफिनोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज का एक ट्राइसैकेराइड है। इसी प्रकार टेट्रा पेंटोसैकेराइड आदि भी को मोनोसैकेराइड इकाइयों की संख्या के आधार पर नाम देते हैं। मोनोसैकेराइड जो यूनिट्स रहती है वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ी रहती है। जनरल फॉर्मूला जैसे हम यहाँ देख ही पा रहे हैं, CnH2O होल N-1 डाइसैकेराइड के लिए रहता है और ट्राइसैकेराइड के लिए CnH2O का होल N-2 और इसके आगे। एग्जाम्पल हमने अभी इसमें डिस्कस कर लिए कि किस तरह इसके एग्जाम्पल्स होते हैं डाइसैकेराइड ट्राइसैकेराइड के। पॉलीसैकेराइड्स या हम इसको अशर्करा या बहुशर्करा भी कह सकते हैं। ये पदार्थ सामान्यतः अक्रिस्टलीय, जल में अविलेय अथवा अल्पविलेय व स्वादहीन होते हैं। ये जल अपघटन पर बहुत बड़ी संख्या में मोनोसैकेराइड बनाते हैं। इनके अणुभारों के मान बहुत अधिक व अनिश्चित होते हैं, इसलिए इनके अणुओं में स्थित मोनोसैकेराइड इकाइयों की संख्या भी निश्चित नहीं होती है। अतः इनको पॉलीसैकेराइड नाम दिया गया है। प्रकृति में पाए जाने वाले पॉलीसैकेराइड का सामान्य सूत्र C6H10O5 का होल N है। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर दें
तो स्टार्च व सेलुलोज इसके उदाहरण होते हैं। इनको ग्लाइकेंस भी कहते हैं। और ये जैसा कि हम देख चुके हैं कि ये मोर देन 10 मॉलिक्यूल से मोनोसैकेराइड इकाइयों में प्राप्त होता है हाइड्रोलाइसिस पर। Polysaccharide differ from each other in the identity of their recurring monosaccharide unit, in the length of their chains, in the types of bond linking units, and in the degree of branching. They are primarily concerned with two important functions, that is, structural functions and the storage of energy. They are further classified depending on the type of molecules produced as a result of hydrolysis. They may be homopolysaccharides containing monosaccharides of the same type or heterosaccharides, that is, monosaccharides of different type. जैसे होमोसैकेराइड्स के जो एग्जांपल हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, पैक्टिन आदि, और हेट्रो पॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल हैं आर हाइलोरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोलिटिन आदि इसके एग्जांपल्स होते हैं पॉलीसैकेराइड्स में। इसका जो कार्य है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल इन प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज, इन प्लांट्स एंड arthropods. Carbohydrates from the skeleton structures, they also serve as food reserve in plants and animals. ये एनर्जी के इम्पोर्टेंट सोर्स होते हैं जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को बनाए रखते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज कार्बोहाइड्रेट्स एज excessive energy to fuel cellular reactions. They are the most abundant dietary source of energy, 4 kilocalorie per gram for all living beings. Carbohydrates, along with being the chief energy source in many animals, are instant source of energy. ग्लूकोज का टूटना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, जो क्रैब साइकिल के द्वारा हम करते हैं और यील्ड एटीपी प्राप्त होती है। ये एनर्जी के स्टोर के तौर पर होते हैं फ्यूल मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स के द्वारा। इट इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन इन एनिमल एंड स्टार्च इन प्लांट्स। स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स एक्ट एज एन एनर्जी सोर्स इंस्टेड ऑफ proteins. They form structural and protective components like in the cell wall of plants and microorganisms. Structural elements in the cell wall of bacteria, पेप्टिडोलाइजिकॉन और म्यूरेन, प्लांट्स में सेलुलोज और एनिमल में काइटिन। Carbohydrates are intermediates in biosynthesis of fats and proteins. Carbohydrates aid in the regulation of nerve tissues and is the energy source for the brain. Carbohydrates get associated with lipids and proteins to form surface antigens, receptor molecule, vitamins and antibiotics. They are linked to many proteins like lipid. Such linked carbohydrates are important in cell wall communication and in interaction between cells and other elements in the cellular environment.
they help in modulation of the immune system. Thank you.